बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जज़ोई। ख़वातीन व हज़रात, आज की सियासत का एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ी खबर है, वो है मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत है। यकीनन इस बरियत के बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं। मुस्लिम लीग नून में जश्न मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यकीनन बहुत सारे लोग सवालात भी उठा रहे हैं निज़ाम अदल इंसाफ के ऊपर, किस तरह से इंसाफ दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं नैब की कारकर्दगी के ऊपर। नैब जिसे फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों ने क्या कुछ कहा है, आगे चल के आपको शो में सुनाऊंगा। साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि पीपल्स पार्टी कल कोयटा में यौम तासीस 56वां यौम तासीस का वहाँ में बड़ा खिताब होगा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। और तवक्को ये की जा रही है कि कोई बड़ी विकटें भी बलूचिस्तान से गिरेंगी और पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बयानात हैं जिनका जवाब भी देना बाकी है। लेकिन आज का दिन हमने आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आते हुए नहीं देखा, और इलेक्शन का मौसम है, हर कोई स्टेटमेंट्स दे रहा है। साथ साथ MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक राय हो गया। हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा था कि MQM ने एक मुसव्विदा आइनी तरमीम का तैयार किया था। 18वीं तरमीम की तरह उस मुसव्विदे के तहत वफाक सूबों को डायरेक्टली फंड्स फराम करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके तहत जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको बाइख्तियार किया जाएगा ताकि ग्राउंड लेवल तक, निचली सतह तक, आवाम तक रिलीफ पहुँचाया जा सके। साथ साथ PTI की चेयरमैनशिप का बड़ा सवाल है, कौन होगा PTI का चेयरमैन। वैसे तो लोग पूछते हैं कौन होगा करोड़पति, लेकिन आजकल चेयरमैनशिप जो है PTI की वो बहुत इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। और इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो वकला की जानिब से किया गया है। एक इमरान खान के वकील आके कहते हैं कि इमरान खान साहब नहीं रहेंगे चेयरमैनशिप पर, और ये भी कह दिया गया कि गौहर खान को नामजद कर दिया इस कायम मकाम चेयरमैन। फिर एक और वकील सामने आते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है PTI के अंदर। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे सिपा सालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का 1 साल मुकम्मल हो गया है। उनकी पूरी साल की कारकर्दगी पर भी आज के प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाता चलो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार अहमद चीमा साहब। चीमा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बेहद मशकूर शुक्रगुजार हैं। JUI फे से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और लीगल कानूनी राय जानने के लिए एडवोकेट याया फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। याया साहब, आपके भी बेहद मशकूर एंड शुक्रगुजार है। नून लीग से आगाज करना चाहूँगा मैं। चीमा साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी रिलीफ मिली है आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को, बरियत मिल गई है। और तवक्को भी काफ़ी लीगल टीम की जानिब से ये की जा रही थी, क्योंकि मरीम नवाज साहबा को मिल चुकी थी बरियत, कैप्टन सफदर को मिल चुकी थी, तो नवाज शरीफ साहब को भी बरियत मिलनी थी। लेकिन सर, मैं आज ये सोचने पर मजबूर हूँ चीमा साहब कि हमारे मुल्क का कैसा निज़ाम अदल है। एक अदालत सजा देती है, दूसरी अदालत बरी करती है। तो क्यों नहीं पूछा जाता उस जज से जिसने पहले सजा दी थी कि तुमने किस कानून के तहत सजा दी थी, और क्यों नहीं उस जज को सजा मिलती कि गलत सजा तुमने दी थी। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे चीमा साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि निज़ाम अदल पे सवाल तो उस वक्त उठना चाहिए था जब उन्होंने, उन जजों ने जिन्होंने अदलिया को बेतौकीर किया, जिन्होंने इंसाफ का खून किया, जिन्होंने मज़हब-खेज़ बुनियादों पे नवाज शरीफ को सजाएं दी, उस वक्त ये अदालती निज़ाम पे सवाल उठने चाहिए थे कि इन लोगों ने इस तरह क्यों किया, क्यों इस तरह किसी के कहने पे इंसाफ का खून ये लोग करते रहे। लेकिन अब आज जो फैसला आया है, मियां नवाज शरीफ को कोई ऐसा गैर मामूली कोई इस तरह का रिलीफ नहीं मिला। उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, उसका अजाला हुआ है। और इतना अरसा जो गुजरा है उसका कौन जिम्मेदार है। असल बात यह है कि यह अजाला ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि ये जुल्म और ज्यादती का जवाब ही नहीं था। देखिए, वो शख्स जो पाकिस्तान का मौसम था, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, मुल्क को अपनी ताकत बनाया, जिसने कौम को CPEC का तोहफा दिया, मोटरवेज के जाल बिछा दिए, 2013 में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से निजात दिलाई, दहशतगर्दी से निजात दिलाई, उसको ये मज़हब-खेज़ बुनियादों पे उसको डिस्क्वालीफाई करना किस कदर जुल्म था। अजाला कौन करेगा चीमा साहब, कौन करेगा आपकी नजर में? ज्यादती का अजाला हो रहा है तो हर इंसाफ पसंद शख्स को ये वेलकम करना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। यकीनन आज अदालतें अगर यह काला अदरिया जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा कर रहे हैं, उसका अजाला कर रहे हैं, तो हमें ये है कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स को जो जमहूरियत पे, बुनियादी इंसानी हकूक पे, इंसाफ पे यकीन रखता है,
उसको खुश होना चाहिए। लेकिन जिसने उसके लिए ये लेकिन बात मुझे पार्टी चुनाव होनी चाहिए। गम चीमा साहब ये है कि जिन्होंने ये गुनाह किया, अगर किसी ने कानून तोड़ा और गलत फैसले दिए, तो उनकी तस्वीरें आज भी सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हैं, उनको इज्जतदार समझा जाता है, उनकी पेंशन भी आती है, उनकी मुराहत भी हैं, कोई तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को सर, एज अ लीगल एक्सपर्ट? बहुत शुक्रिया जी। लीगल एक्सपर्ट वाली तो यहाँ पे कोई मामलात ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एज लीगल एक्सपर्ट देखूं तो हैरानगी ये होती है कि कल तक वो नैब जो मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को मुजरिम साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और रियासत के सारे वसाइल लगा रही थी, आज वही नैब कह रही है कि केस बनता ही नहीं है, इसलिए हम केस वापस लेते हैं। तो अब इसमें मुझे लीगैलिटी बताएं कि मैं किस लीगल पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू करूं। लीगैलिटी तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। राइट। वो ये है कि अगर हमारे दोस्त चीमा साहब फरमाते हैं या नून लीग के दोस्त फरमाते हैं कि कल मियां साहब को सजाएं गलत दी गई थी, अच्छा मान लेते हैं सजाएं गलत दी गई थी, तो फिर ये भी कहते हैं कि कुछ खास लोग थे जिनके कहने पे गलत सजाएं दी गई थी क्योंकि मियां साहब की उनके साथ लड़ाई। तो हम आज ये सवाल करते हैं कि आज जब इन्हें धड़ाधड़ जमानतें और बाइज्जत बरियत मिल रही है, तो अब इनकी डील की वजूहात सामने आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर फैसले आइन के ताबे, कानून के ताबे अदालतें नहीं करती, किसी के इशारे अबरू से किए जाते हैं। तो फैसला यही हो रहा है जो पीएमएलएन कर रही है कि डील करें तो मामला ठीक है, विदाउट डील का मामला खराब होंगे। हमारा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर गलत सजाएं दी जाती हैं, मियां साहब के बारे में तो इतना शोर नहीं मचा, सिवाय पीएमएलएन ही कह रही है कि गलत सजाएं दी हैं, जुडिशरी में तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह फैसला है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर, जिसे आज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहता है कि ये जुडिशल मर्डर है और फुल कोर्ट रेफरेंस में बैठ के कहता है। तो वो उससे तो कोई वापस नहीं ले रहा। इसका मतलब है कि कोई खास तबकात हैं या खास जगह पे जाके जी हजूरी करनी पड़ती है अपने केसेस वापस लेने के लिए। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान का आइन दिया हो और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम का हकीकी खालिक, स्विच ऑन वाला कोई बंदा नहीं जो क्रेडिट लेने पे लगा हो, हकीकी खालिक जो है आइन का और एटमी प्रोग्राम का, उसका जुडिशियल मर्डर होता है, वो सजा तो वापस नहीं होती है। बेनजीर भुट्टो अपने कातिल के तलाश में कटहरे में खड़ी है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। आसिफ अली जरदारी 14 साल कैद काटने के बाद आज भी केसेस भुगत रहा है। मियां साहब तो लाडले हैं, पहले भी ये आए थे, इनके ऊपर इन्हें उम्र कैद थी, ये आए, रिव्यू हो गया 11 साल के बाद। इफ्तिखार चौधरी ने स्पेशल इन्हें ट्रीट किया और इन्हें धो दिया उस वक्त भी, आज फिर इन्हें ड्राई क्लीन कर दिया गया है। हमारा सवाल ये है कि अगर आपने और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किया था, आपने और हमने आईनी तौर पे आगे बढ़ने का किया था, तो आइए फिर मुकदमात खत्म हो, गलत सब हो, जिसका आगाज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से हो। बिल्कुल लेकिन ठीक, ये नहीं बिल्कुल तरीका ठीक, कार कि बिल्कुल आप ठीक अपनी बैरिस्टर डील साहब। करें, अपने केसेस खत्म करवाएं और आप क्लियर होके बैठ जाएं और अब वोट को इज्जत दो। राइट वाओ की बैरिस्टर जगह पे बेल लगा लें तो आपको समझ आ जाएगा किसे इज्जत दी। राइट बैरिस्टर साहब। मुफ्ती साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ अपनी अदालतों से। हमारे अदालती निज़ाम जो दुनिया में जितने ममालिक हैं उसमें 142 नंबर पर है, तो इसका माना है कि हमने कोई फौज किस्म की गलतियाँ की हैं ना, तब तो हम अदालती निज़ाम में बहुत पीछे हैं। अब आज का जो फैसला है उसको नून के साथी तो बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, उनको हक भी है खुश होने का। लेकिन एक इसका वाक़याती पहलू है कि हमारी अदालतों की क्या हैसियत। जी हाँ। अगर कल पूछ के फैसला किया गया इनके खिलाफ, तो आज ये किस तरह कहा जा सकता है कि मेरिट का फैसला है? ऐसा तो नहीं है कि पूछ के इनके हक में फैसला किया गया। तो मैं तो समझता हूँ, एक तालिब इल्म हूँ अदालत का और कानून का, कि पूछ कर फैसला सजा देना भी गलत था और पूछ कर सजा को माफ करना भी गलत है। ठीक सर। पाकिस्तान का जो एक चीफ जस्टिस गुजरा है साकिब निसार, और इन लोगों का खोसा और या अता बंदियाल, इनके दौर को किसी तरह भी ठीक दौर नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर हमें बहुत सारी
ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिसकी हमने मिसाल नहीं दे सकते। तो अब मसला ये है कि मेरिट तो कहीं भी नहीं है, ज़ाती पसंद और नापसंद। अब नेब ने इसलिए एक आदमी को सज़ा दी है कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। वो तनख्वाह न लेने पर पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई हो गई है कि देखो कोई केस नहीं है और खामखा वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। राइट मुफ्ती तो साहब। हल्का साबित कर दिया एक वज़ीर-ए-आज़म को, अवामी नुमाइंदों को हल्का साबित किया। कुछ लोग कहते हैं हम जब चाहें तो हम भेज देते हैं, अब जब चाहें हम ले आते हैं। अब यहाँ ठीक है मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और ये सारे केस ख़त्म हो जाएंगे। क्या वो जो आम आदमी का अदालती निज़ाम से उम्मीद है कि वो मेरिट पर फैसला करेगी, पूछ के सज़ा नहीं देगी और पूछ के बरी नहीं करेगी, उस निज़ाम की बहाली का क्या होगा? बिल्कुल वो ठीक। असल झगड़ा तो रहता है। बिल्कुल आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया कि ये बना है या आपकी और मेरी हद है। अब आपका झगड़ा ये है, दोनों जब सामने आए तो आपने एक दूसरे को मारा और सर फट गया किसी एक का। अब सर फटने के बाद आपका एक और मुकदमा आ गया कि सर फट गया। अब ऐसा हुआ कि सर फटने का फैसला तो हो गया, माफी तलाफी हो गई, वो जो असल मामला है उसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई जिस पर झगड़ा हुआ था। जी हाँ। मैं ये समझाऊं कि अदालती लिहाज से हम जितने परेशान थे मजीद परेशान हो गए जी हाँ। और जितने हम मायूस थे मजीद मायूस हो गए। बहरहाल इतनी बात कही जा सकती है कि साकिब निसार ने गलत फैसला किया और आज के जज साहब ने उसके सजदा साहबा कर दिया कि Correct. नमाज पढ़ रहे थे, गलती हो गई, सजदा साहबा गई। सजदा साहबा तो ठीक है, ज़ाहिर है कोई और रास्ता तो नहीं, जजेस इसको ठीक करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि साकिब निसार को क्या सजा दी जाएगी। राइट सर। वो आज भी हमारी अदालत के वहाँ उसका फोटो लगा हुआ होगा। इतने गलत फैसले करने के बाद उसको फिर भी लाखों में पेंशन मिलेगी और उसको बहुत सारे प्लाट मिलेंगे और उसको सलूट किया जाएगा। नहीं, इस निज़ाम को ठीक किस तरह किया जाएगा और काली भेड़ों को अदालत में किस तरह अदली निज़ाम निशानदेही होगी, ये यकीनन। सवाल तो अभी बाकी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म होने से और मियाँ नवाज शरीफ साहब के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने से मेरा जो दर्द का दरमान है उसका इलाज नहीं हो सका। ठीक 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 मुफ्ती साहब। याया भाई आप बताइए, आपकी नज़र में आज इस फैसले के बाद आप पुरुमीद हुए हैं अदलिया से या ना उम्मीद हुए हैं, और क्या कोई इन जजेस से पूछने वाला है कि भाई आपने फैसले कैसे दे दिए? देखिए, आज का जो फैसला है वो उसका इफेक्ट जुडिशल से ज़्यादा नैब के ऊपर आता है। देखें, आज ठीक। का फैसला मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ की जीत से ज़्यादा इस बात की रिफ्लेक्शन है, जो 10 साल से डिबेट चल रही थी कि नैब एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ प्रोसिक्यूशन, या साहब, मैं नैब पे गुफ्तगू आपसे करूंगा, लेकिन वही बात बताए ना, पानामा का इतना बड़ा बेंच था, उसमें जस्टिस साकिब निसार थे, तो उनसे पूछना तो चाहिए ना, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, आपका एक जुडिशल सिस्टम का एक प्रोसेसेस है, उसमें एपेलेट अथॉरिटी जो है वो भी प्रोसेस का पार्ट है। अपील आपने इसीलिए दी होती है ताकि आप करेक्ट कर सकें जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ लॉ कि कोई भी ओमिशन हो या सबमिशन हो या कुछ भी एडिशन हो, वो आप एपेलेट जो फॉरम होता है उसको करेक्ट कर सकता है। और आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, एक्चुअली वो अगर आप देखें तो जो अभी तो ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस के अंदर मियां साहब की जो सेंटेंस को सस्पेंड किया था, जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जजमेंट, आप वो भी पढ़ के देख लें, या मरियम नवाज की जो की और कैप्टन सफदर का जो एक्विटल हुआ, आप वो भी पढ़ के देख लें। तो एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो एक बड़ा कंसेंसस के साथ ये ओपिनियन पिछले सालों से चलता आ रहा है कि इस केस में, एवनफील्ड के केस में, प्रोसिक्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे जुडिशियल इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ज्यादा क्रिटिसिज्म जो बनता है वो इसी बात का बनता है कि नैब ऐसा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी फेल क्यों हो रही है, क्योंकि इस केस के अंदर आई कम बैक टू यू। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत के साथ सर, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं आपकी यही पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा। नैब के हवाले से आपसे सवाल पूछूंगा कि नैब क्या है, क्यों है, कि अल्लाह हम पे रहम फरमाए, या हमारी सहूलत के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, या फिर इसके कुछ और टारगेट्स हैं। ब्रेक के बाद ये जो नैब है सर, ये एक लानत है, लानत है, लानत है। नैब की लानत का तौक हम जो जमहूरियत परस्तों ने डाला हुआ है अपने गलों के अंदर, ये हम सब के लिए भी शर्मिंदगी का तौक है। लफ्ज़
नैब जो है ये सर बहुत बदबूदार लफ्ज़ है। Ultimately, we all get caught in the crossfire, and we all have been victims of that in the last so many years. So we should learn those lessons. गलतियां तो करनी है हमने, नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं और थोड़ा सा दम लें और हिम्मत करें और वो फैसले करें जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तकाम करें। तो ये नैब नेशनल आर्म ट्विस्टिंग ब्यूरो, इसको अगर हम सबको इतनी बुरा लगता है, मुझे समझ ये नहीं आती हम लोगों ने इसको अभी यहाँ से आय की आवाज क्यों आई, नो की आवाज आनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आती कि आमरों के बनाए हुए कानून जो सियासतदानों के लिए बनते हैं, सियासतदानों को टारगेट करने के लिए बनते हैं, उनका नाटका बंद करने के लिए बनते हैं, उन्हें साल साल जेलों में डालने के लिए बनते हैं। खुद अदालतें कहती हैं कि ये काला कानून है और हम उस काले कानून को सीने से लगाए बैठे। हमारे अंदर इतनी तवानाई होनी चाहिए कि इस सरतान को अब निकाल के बाहर फेंके अपने आइन से। नैब का जो कानून है ये काला कानून है, ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, ये ऐसा कानून है जिसने कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं दिया। कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल इदारा है और इसको हम रिमूव करेंगे। अब भी देखें, अब वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया है, वो भी अकामा 2.0 है मेरे ख्याल में। अब मतलब है कि इस किस्म के, बिकॉज वी वांट टू हैव हाउंड आवर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। जिसको हमने एक्सटेंशन दी है, ये एक्सटेंशन उस कानून को दी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, उसमें हमने तब्दीली की है। उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए शायद उसमें डिबेट हुई होगी, कमेटी में गया होगा, उसको सोचा गया होगा, उस पर माइंड अप्लाई किया गया होगा। आज ना हमने इस पे सोचा है, ना हमने इस पे कोई माइंड अप्लाई किया। यही अफरा तफरी इस मुल्क में मची हुई है सियासत की, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, कभी चौथा आता है, फिर उनको घुमा के फिर से लाया जाता है। सुन तो आपने लिया है, किसी के दिमाग में अब ये वहमो गुमान ना रहे कि NAB नैब को BAN बैन कर देना चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सियासतदान बातें तो करते हैं, हिम्मत नहीं रखते ये काम करने की। क्या वजह है जानते हैं अपने पैनल से। याया, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। आपको मैंने इंटरप्ट किया था ब्रेक पे जाने से पहले, आप नैब का ही जिक्र कर रहे थे। ये NAB नैब को BAN बैन करना इतना मुश्किल क्यों है याया? इतना ताकतवर नैब कैसे हो गया? देखिए, एक तो नैब की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म जो अभी आपने भी चलाया उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है कि इसको यूज किया जाता है टू विक्टिमाइज एंड टू परसिक्यूट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ये तो प्रॉब्लम है ही है, और इसका जो हल है वो आपकी ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स, इस नैब के कानून में अमेंडमेंट्स लाने का। लेकिन ज़्यादा इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है इनकॉम्पिटेंसी का, कि नैब के रेफरेंसेस में आपको बेसिक लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी मिलती है। अब आप देखें कि ये जिस केस में नवाज शरीफ एक्विट हुए हैं, एवनफील्ड के केस में, इसका डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो पता चल जाएगा किस ग्राउंड्स पे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें जिसके अंदर सेंटेंस इनका सस्पेंड हुआ था एवनफील्ड के केस में, तो बेसिक इशूज़ हैं, बेसिक ग्लेरिंग इशूज़ हैं कि नैब अपने रेफरेंसेस के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है उसको भी समझ आ जाएगी, वो भी इन्वेस्टिगेट नहीं करता। और इतना बड़ा एक अदारा हमने बनाया हुआ है जो इतना बड़ा बर्डन है आपके ऊपर। देखें, इस केस के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या था, आपने केस बनाया है एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है कि आपने तो कह दिया है कि ये चीज़ खरीदने के पैसे आपके पास नहीं थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं कि ये एसेट कितने का है या नवाज शरीफ की उस वक्त की इनकम ही कितने की थी। ये बेसिक बातें हैं जो नैब के एज एन किसी भी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं थे इस एसेट खरीदने के, लेकिन आप ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते कि वो एसेट कितने का है या आपकी तनख्वाह कितनी थी उस टाइम की। तो ये जो बेसिक ग्लेरिंग आप इश्यूज सिर्फ एवनफील्ड में नहीं, आप ये केस शाहिद खाकान का जो केस बना है LNG का, आप उसको देख लें, आप नारोवाल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एहसन इकबाल का केस है वो देख लें, आप बाकी जितने भी PMLN के खिलाफ आपने केसेस बनाए। खदशा इस बात का है कि जो अभी आपने तोशा खाना और बाकी केसेस आप PTI के खिलाफ बना रहे हैं, क्या उसमें भी आपने यही काम करना है? क्या ये आप इंटेंशनली करते हैं कि रेफरेंस ही इतने थर्ड क्लास बनाओ कि अगली हुकूमत जब आए और जब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाए तो उसके बाद फिर आप वो वैसे ही ख़त्म करवा दो हाई कोर्ट से? तो देखिए, हाई कोर्ट क्या करे, अभी हमारे दोस्त पैनलिस्ट जो हैं वो अदालतों के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, लेकिन अदालत क्या करे? अदालत ने तो आज से 4 साल पहले भी कहा था कि आपने सेक्शन 9 लगाया है, 9A5 लगाया है, उस 9A5 के बेसिक चीज़ें तो पूरी कर दें। आप प्राइस ऑफ द एसेट बता दें कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट कितने के आए थे 93 के अंदर। आप ये बता दें 93 में मियां नवाज शरीफ की क्या सोर्सेज ऑफ इनकम थे। आपने जो चार्ट लगाया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, उसको एटलीस्ट एग्जिबिट करा लेते ट्रायल के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको तो पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है।
नैब के अगर आप वकील देखें हाई कोर्ट के अंदर, कभी कहते हैं मरियम नवाज की है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ की है, कभी कहते हैं नहीं जी हुसैन नवाज की है। तो देखिए ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, आपकी प्रोसिक्यूशन ही इतनी वीक है और उसके लिए जरूरी था कि आप नैब के कानून में अमेंडमेंट्स करें जो राइट आपने की। और उन अमेंडमेंट्स के साथ क्या हुआ, उसी अमेंडमेंट्स के खिलाफ फिर यही सिविल सोसाइटी, यही पॉलिटिशियंस, यही सारा कुछ वो अगेंस्ट हो गया और उन अमेंडमेंट्स को हमने पास करने नहीं दिया। राइट क्या बैरिस्टर साहब, अवाम के टैक्सों का पैसा अवामी नुमाइंदों को, सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें मुश्किलात में डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आखिर सियासतदान खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे हैं बैरिस्टर साहब? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर मुसीबत ये रही है कि सियासतदानों ने मुल्क तो बनाया, लेकिन शुरू से सियासतदानों को समझा गया है। ये यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट भी गए हैं और वैसे भी शायद सियासतदान बनाए भी ऐसे गए हैं कि जो जूते खाते भी हैं और अवाम उन्हें जूते मारना भी चाहते हैं, क्योंकि हकीकी सियासतदानों को तो यहाँ पे फांसी लगा दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। जब 2 नंबर लैपालक किस्म के बगल बच्चे सियासतदानों के रूप में बनाए जाते हैं तो लोग इज्जत और तौकीर करते नहीं। अब वो सियासतदान क्या करें, वो यही करेंगे कि लाडले बनेंगे, जब थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को लीडर समझने लगेंगे, फिर जूते खाएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर दोबारा आके लाडले बनेंगे और फिर उन्हें इज्जत मिलने लगेगी। देखिए, मेरा सवाल ये है, अभी यहाँ पे बातें होती हैं, अगर अदालतें ये जी प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक होती है, हम रोज देखते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि एक वकील सफाई होता है और एक जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, लेकिन अगर जज तगड़ा हो तो वो खुद भी कुछ पढ़ के आया होता है और फैसला तगड़ा करता है। लेकिन यहाँ पे सारी बातें अब नैब पे छोड़ दी गई हैं। अच्छा, ये नैब है कौन जिसे हम सारे 2-4 कवालियां सुना के और उसे गालियां वालियां दे के और सारे अपना पल्लू झाड़ के बैठ जाते हैं? ये नैब कौन है और इसे किसने मुतारिफ करवाया था? इस नैब को या एहतसाब को मुतारिफ करवाया था मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर, और उसने पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम को सुबह एक अदालत में, शाम को एक अदालत में, चारों सूबों में फिरवाया था, और उसके शोहर को 14.5 साल तक कैद में रखा गया है। 14 साल 7 महीने आसफ अली जरदारी ने कैद काटी है। अच्छा, उस वक्त नैब की बात नहीं होती, कोई नहीं करता। मियाँ साहब तो बड़े लाडले हैं, इन्हें 10 साल की सजा जो आज उन्हें सेट असाइड की जा रही है ना, 10 साल की सजा दी तो, लेकिन मियाँ साहब 11 महीने के बाद डील करके बाहर चले जाते हैं। पिछली दफा मियाँ साहब को उम्र कैद होती है तो मियाँ साहब डील करके 10 साल की बाहर चले जाते हैं। अब ये सवाल ये होता है कि ये सहूलत सिर्फ इनके लिए क्यों है, जिन्होंने हमारे लिए मलिक क्यूम को इस्तेमाल किया, हमें सजाएं दी, हमें एहतसाबुर रहमान के जरिए कटहरों में खड़ा किया, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके हमारी सियासत का बेड़ा गर्क किया, पंजाब के अंदर हमें हरफ दुश्मनाम बना दिया गया। आपने बेड़ा गर्क करने के बाद आपको अव्वल तो आप जेल में रहते नहीं है, लेकिन ये भी आपको सहूलत है जनाब को कि जब आप वापस आते हैं आपकी सजाएं धड़ाधड़ माफ होने लगती हैं। राइट, आपसे सवाल करते हैं, राइट बैरिस्टर साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ये नैब सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए रखा गया है कि किसी मेरे चेयरमैन को आपने फांसी देनी है, किसी को बदनाम करना है, किसी को 1450, तो फिर उठे और एक ही दफा हम सबको फांसी लगा दें। राइट, राइट बैरिस्टर साहब, हुकूमत में लाऊं कभी एक, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। फिर आइन की अगर बालादस्ती है तो वो ये है कि जिसने आइन दिया है उसे आपने फांसी पर लटका। राइट सर, शेख रोहेल असगर साहब है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शेख साहब, क्या आपकी पार्टी के मंशूर में होगा कि नैब का खात्मा किया जाए? क्योंकि सारी पार्टियां नैब की बुराइयां करती हैं, किसी के मंशूर में नहीं आता कि हम नैब का खात्मा करेंगे। अवामी टैक्सों के पैसे से अवामी नुमाइंदों पर ही जुल्म हो रहा है और अवामी नुमाइंदे सियासतदान तमाशबीन बने बैठे हैं। शेख साहब, बात करें, आप दुरुस्त करें इसको कि ये मंशूर में नहीं आती चीजें। ये जब आपकी गवर्नमेंट बनेगी, पार्टी मीटिंग में ये बात डिस्कस होगी या आपकी कोर कमेटी में डिस्कस होगी कि आया इसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उस पर सैर असल गुफ्तगू होगी। और अगर वो समझते हैं कि इसमें कुछ तब्दील करके बेहतर किया जा सकता है तो तब्दील करके बेहतर किया जाएगा। और अगर ये समझा जाएगा कि इसको यकसर बदल दीजिए या इसको खत्म कर दीजिए, उस पर भी बात होगी। लेकिन इसका थोड़ी बात होगी कि आप आप सुबह उठे और आप एक अदारे को आप वाइंड अप कर दें। इसके ऊपर एक बहस होगी और उसके बाद इसको तय किया जाएगा कि इसको रहना चाहिए
यही रहना चाहिए या इसमें क्या मॉडिफिकेशन? रोहेल साहब सॉरी माजरत सर, आपके आने से पहले ना मैंने सुनवाया भी था, आप ही के पार्टी के इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर सहाफी रह चुके हैं, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि नैब एक लानत है। तो ये आपकी पार्टी की लीडरशिप को मेरे ख्याल से पता है कि सर नैब एक लानत है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। माजरत कीजिएगा, मैं माजरत कीजिएगा, ये वो खुद ही बता सकते हैं, मैं इस किस्म के अल्फाज नहीं अदा करता। बट डू यू एग्री विद दिस थॉट? डू यू थिंक कि नैब एक लानत है या नहीं है? ये बता, हाँ या ना कर दें। मैंने आपको बड़ी तफसील से एक बात बता दी, ये पार्टी मीटिंग में या कोर कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कस होगा भाई। मैंने इसीलिए आपको बड़ी तफसील से, मेरे ख्याल में शायद आप प्लान में शामिल है, डिस्कस होगा। अब मैं समझा आप कह रहे हैं होना चाहिए कि ये मेजॉरिटी फैसला करेगी बैठ के। इसका थोड़ी है कि मैं अगर प्रोग्राम की और बात कर दूँ तो आप वाइंड अप कर देंगे। किसी भी इदारे को वाइंड अप करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है यार। पता नहीं अब मैं कैसे समझाऊं, किस को समझाऊं। पर मेरा सवाल ये नहीं है कि वाइंड अप करने का तरीका क्या है, मेरा सवाल ये है कि वाइंड अप करने का प्लान है भी कि नहीं। मैं कैसे ये फैसला कर सकता हूँ यहाँ बैठ के? मैं तो फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। पर कुछ तो अथॉरिटी है सर, फाइनल नहीं लेकिन थोड़ी सी तो अथॉरिटी होगी। मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं, मैंने आपको अपनी राय दी है। राइट, खत्म होना चाहिए इदारा, नहीं होना चाहिए आपकी राय में? फिर वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी राय से या मेरे करने से ये बात खत्म नहीं होती। चलें, राइट शेख साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपका ओपिनियन इस पूरी सिचुएशन पे सर? मैं तो ये समझता हूँ कि नैब को जिन लोगों ने बनाया था उनकी नीयत ठीक नहीं थी, वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। नैब का इस पूरे अरसे के अंदर ये काम था, कोई आदमी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ है तो उसका फाइल लाओ भाई ऊपर रखो, बस वो उसका केस बन गया, ये फाइल चलेगी। किसी और आदमी को दबाना है तो उन्होंने आपको नोटिस भेज दिया, जी आप आ जाओ। अब इस तरह वो सियासतदानों को बेइज्जत करने का एक माहौल था। इसका वजूद इसराइल की तरह है, नैब का वजूद। अगर इसराइल का वजूद जायज़ है तो फिर नैब का भी जायज़ है। मैं कहता हूँ उसको भी नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं होना चाहिए, और सियासतदानों को अपनी गलती माननी चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी शरीक है, और PTI भी शरीक है। अपने अपने दौर में ये इंजॉय करते रहे और मुखालिफ को दबाते रहे, और ख़त्म करने का मौका है तो ख़त्म नहीं किया तो फिर उसको भुगता भी इन्होंने। अब मौका आ गया है कि इस नैब को ख़त्म कर दिया जाए और सियासी लोगों को नैब के ज़रिए से बेइज्जत न कराए। राइट मुफ्ती साहब, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि अगर इजराइल का वजूद जायज़ समझते हैं आप तो फिर नैब भी जायज़ है, वरना नैब भी नाजायज़ है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है बैरिस्टर साहब, आई विल कम बैक एंड कम स्ट्रेट टू यू। एक ब्रेक लेते हैं, सियासी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की नैब के किरदार के हवाले से, निज़ाम अदल के हवाले से। अब कुछ सियासी माहौल की बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन, आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू नाउ। सर, हम जानते हैं कि आज इत्तेहाद हो गया है, इत्तेफाक भी हो गया है नून लीग और MQM के दरमियान, जो उन्होंने आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया था कि विफाक से डायरेक्ट फंड्स लोकल बॉडीज़ को मिलें। तो देखा यही जा रहा है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ इत्तेहाद पे इत्तेहाद क्रिएट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे लग रहा है पीछे रह गई है। कल यौम तासीस है 56वां आपका, जरदारी साहब भी कोयटा में, बिलावल साहब भी कोयटा में अहम खिताब भी करेंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड टुमारो बैरिस्टर साहब? जी कल जी हमारा 56वां यौम तासीस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ, और वही जद्दोजहद है पाकिस्तान के अंदर। ये जो दायरों का सफ़र है कि इसके अंदर एक मुसीबत ये तो है कि पीपल्स पार्टी ने आइन दिया, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और ताकत का सरचश्मा आवाम को बनाया, लेकिन आज भी फैसले आवाम के जरिए और आवाम की मर्जी से नहीं होते हैं। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर अपने इस अहद का भी इयादा करेगी कि हम मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती चाहते हैं और मुल्क के अंदर आवाम को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं, और रियासत की तरजीह आवाम को होना चाहिए। रियासत के वसाइल आवाम के ऊपर खर्च होने चाहिए, अशराफिया के ऊपर नहीं, और अशराफिया की हुकूमत नहीं। कितनी बदकिस्मती है तला जतोई साहब के, इस मुल्क में तगड़े बंदे रियासत के खर्चे पे पलते हैं और गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, वो इन्हें पालता है टैक्स दे के। तो ये वो फर्क है जिसके लिए पीपल्स पार्टी एक ऐसी मीशत चाहती है जिसमें गरीब आदमी जो हो वो रियासत की तरजीह हो। और एक बात मैं जरूरी, मुफ्ती साहब ने कहा हमें भी 7 मुजरिम गर्दान दिया इन्होंने कहते कहते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना तो नैब बनाया है और ना हमने अपने किसी मुखालिफ को नैब के जरिए कभी अंदर किया है।
अगर अभी कभी की भी कोई मिसाल है तो मुझे वो दीजिएगा। फिर पीपल्स पार्टी ने जब हम 18th अमेंडमेंट लेके आ रहे थे तो उसमें हम नैब को खत्म करना चाहते थे, यही हमारा सीओडी में फैसला भी हुआ था, और हम एक ऐसा एहतसाबी इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिशियन का, जजेस का, जर्नल्स का, सबका एहतसाब हो। उस वक्त भी पीएमएलएन नहीं मानी थी और या दूसरी जमातें नहीं मानी थी। तो इसलिए खुदा के लिए ये स्वीपिंग स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती कि आप एकदम सारों को कह दे कि सारे एक जैसे हैं। एक तरफ एक शख्स अपनी जान दे दे, जुर्रत के साथ खड़ा रहे, और आप उसे भी वही कह दें कि सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं, ऐसी बात जचती नहीं है। पीपल्स पार्टी एहतसाबी कवानीन का और नैब का शिकार रही है। मैंने यही कहा कि जब एहतसाबुर रहमान था और एहतसाब मियां नवाज शरीफ कर रहे थे तो यूम के जरिए हम फंसे हुए थे। फिर एहतसाब शुरू किया नैब के जरिए आके जनरल मुशर्रफ ने, फिर भी मियां साहब डील करके भाग गए। आसिफ अली जरदारी जेल में रहे और जो राइट बेल एज अ राइट उन्हें मिलना चाहिए था, 9 साल तक उनकी बेल नहीं हुई। और आज तो मियां साहब को 10 साल सजा हुई होती है और इन्हें बेल मिल जाती है, और आसिफ अली जरदारी को कोई कन्विक्शन भी नहीं थी लेकिन बेल भी नहीं मिल रही। ये पाकिस्तान का वो कानून जिसका हम रोना रो रहे हैं कि ये कैसे बदलेगा। अगर रियासत ने किसी को सोते, हम लाडले तो आए, हम बन के आए। एक बात मुझे कि फिर इत्तेहाद बनाए, आईजीआई, सुपर आईजीआई, प्लस आईजीआई, जो मर्जी बना ले, फिर तो हम फिर इन्हें शिकस्त फिर तो आपको सर मुखालफत, बैरिस्टर साहब फिर आपको मुखालफत भी करनी चाहिए कि सॉरी बैरिस्टर साहब, फिर आपको क्या हमें सुतेला ही समझना है? हम पाकिस्तानी नहीं है। सर आप ये बताएं, फिर तो ऐसी बात आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये खुलकर बबांगे दोहल आवाज उठानी चाहिए कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन अगर इमरान खान ने जिनके कांधों पे चढ़ के आए थे वो यही सलूक करते, हम इसलिए ये कहते हैं कि आप कांधों पे चढ़ के ना आए। एक दफा इमरान खान उनसे इज़हार बरात करे, एक दफा इमरान खान जिस तरह सीओडी में मियां साहब ने माना था कि मेरे से गलतियां हुई हैं, इमरान खान माने तो सही ना कि मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के जरिए क्या क्या किया। जब वो गलती मानेंगे, सीओडी की तरफ आएंगे, बैरिस्टर साहब क्या नवाज शरीफ ने सर माना कभी कि उन्होंने तैयारा साजिश की थी, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन तो गए वो? तैयारा साजिश छोटी चीज थी, तैयारा साजिश सर सिटिंग आर्मी चीफ का तैयारा इंडिया भेज रहे थे सर। नहीं, अब जतोई साहब इससे बड़ी वो तो जो था प्लान, जो भी था, मैं उसे नहीं मानता। बड़ी बात ये थी कि मियां साहब ने हमेशा से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं। 40 साल पहले भी मियां नवाज शरीफ यही थे, 40 साल के बाद भी मियां नवाज शरीफ वही हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हम ये कहते हैं कि हम तो माफी दे देंगे, जो हमारे साथ आके आइन की बात करेगा, जो हमारे साथ आके जमहूरियत की बात करेगा, हम तो माफी दे देंगे। लेकिन अब क्या अवाम माफी देंगे इस दफा? बहुत बड़ा हम ये समझते हैं कि पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे इत्तेहादी नहीं बनाने चाहिए। अब उस शख्स को सियासत का हक नहीं होना चाहिए जो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के आया हो, कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र होगा सिपा सालार का साल मुकम्मल हुआ है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है बताएंगे आपको। इस बात में कोई शक व शुबा ना हो किसी भी पाकिस्तानी को कि हमारे सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं, जो इक़दामात हैं, उसकी वजह से जो मुआशी इस्तेहकाम कुछ हद तक हमने हासिल किया है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है, खराज तहसीन उसे पेश करना चाहिए। क्योंकि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जो काम हमारे अवामी नुमाइंदे और सियासतदान नहीं कर पाते और काफ़ी वक्त से नहीं कर पाए थे, वो आर्मी चीफ ने 1 साल में कर दिखाया। यकीनन इससे मालूम पड़ जाता है कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपके कीमती वक्त है, हमेशा हमें टाइम देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। सर बहुत कमाल अचीवमेंट्स हैं हमारे सिपा सालार की ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की हद अबूर करके गया। यकीनन बहुत बड़ी नफसियाती हद थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, किसी ने सोचा भी नहीं था ये हो सकता है। डॉलर जब रुपया फ्री फॉल हो रहा था, डॉलर मुसलसल रोजाना चढ़ रहा था, लग यही रहा था कि डॉलर को कोई लगाम नहीं डाल पाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि जो 2 नंबर 3 नंबर टियर 2 टियर 3 मनी एक्सचेंजेस हवाला हुंडी का काम था वो बंद हुआ, डॉलर की स्मगलिंग रोक दी गई।
जो बुनियादी अशिया खुरनोश हैं, उसके अंदर चीनी है, उसके अंदर और भी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी रेट्स में हमने देखा कि कुछ बेहतरी आई। फॉर एग्जांपल चीनी 230 से 140 हो गई। पेट्रोल की बात करें, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये की कमी आई है और यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा SIFC को कैसे भूला जा सकता है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को, जिसकी बदौलत दुनिया भर से इस वक्त सरमायाकारी आ रही है। हम जानते हैं हमारे सिपा सालार अभी हमारे निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके आला हुकाम से और उनके लीडर से मुलाकात कर रहे थे। आज वो कोयत के लीडर से मुलाकात कर रहे थे। कतर भी लाइन में है, बहरीन भी है, सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट्स उनके थ्रू आ रही हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि लम्स के अंदर एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर सोइंग और एग्रीकल्चर हमारी यील्ड्स में बेहतरी आना शुरू हो गई। ब्रिगेडियर साहब, कमाल अचीवमेंट्स तो हैं हमारे सिपा सालार आला की, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हमने एज ए नेशन, एज पाकिस्तानी, एज ए कंट्री, हमने कुछ ज़्यादा बर्डन डाल दिया अपने सिपा सालार के ऊपर। और माशाल्लाह से वो परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करें। ब्रिगेडियर साहब जी, जुबैर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज 29 नवंबर, आज पूरे 1 साल हो गया जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमान संभाले हुए। जब पिछले 1 साल पहले उन्होंने कमान संभाली तो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस थे जो जनरल आसिम को जो है दरपेश थे। उसको ये याद रखें कि PDM की गवर्नमेंट थी जबकि पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, क्योंकि तमाम पोलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट थे। तो उसने फिर चीफ आर्मी स्टाफ को अपने इन एड ऑफ सिविल पावर प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर इन चीज़ों को आगे लेकर चलना था। उसमें जो चैलेंजेस थे बेसिकली वो इंडिया आके दिखा रहा था, आपके बम धमाके दोबारा से KPK में शुरू हो रहे थे, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और खास करके माशी इंस्टेबिलिटी थी। माशी से इंस्टेबिलिटी को संभालने के लिए आपको अंदरूनी तौर पर हालात को बेहतर करना जरूरी था। इस सिलसिले के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपने एपेक्स कमेटी जो है जनरल आसिम ने उसको फाल किया और उसमें फिर एक SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई और उसके तहत ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जो देखा गया कि क्या वो चीज़ें हैं कि जिससे कौम मायूस हुई है। लोग जो है हमारे स्पेशली यंगस्टर्स बाहर मुल्कों में माइग्रेट कर रहे हैं और ऐसी क्या वजूहत हैं कि आपकी मईशत जो है वो चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। तो सबसे पहले देखा कि आपके होर्डिंग जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, आपके यहाँ पे जो ड्रग्स हैं उसकी हो गई, आपकी जो स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है और स्पेशली जो आपकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जिस तरह अब्यूज़ किया जा रहा था। ये मेन माफिया थे जो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी जो इनके जेर कमान जो FC वगैरह ट्रुप्स दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो एपेक्स कमेटी के तहत उन्होंने तमाम IGs को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को एक बोर्ड ऑन बोर्ड लिया और फिर इनके खिलाफ एक्शन लिए। अब जब भी अब माफिया के खिलाफ हाथ डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर क्रिएट होती है, जो हालिया दिनों में आप देख भी रहे हैं और तालिबान की जानिब से आप पे हमले भी हुए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वन विंडो ऑपरेशन जब SIFC के थ्रू शुरू हुआ तो जो ना सिर्फ आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स उनका भी एतमाद बहाल हुआ। तो अभी उसकी जिंदा मिसाल आज चीफ आर्मी साहब अपने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं दोनों अबू धाबी में मौजूद हैं और वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर के जो है मुआहदे वहाँ पे किए उन्होंने। तो ये तमाम वो चीज़ें बेसिकली जो एक नाउमीदी, एक मायूसी थी हमारी कौम में और यंगस्टर्स के दरमियान, खास करके चीफ आर्मी साहब ने उसको एड्रेस किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर माशी जो है इकाइयों की तरफ, इशारियों की तरफ जा रहे हैं और उसका एक सामने आपके स्टॉक एक्सचेंज की रेटिंग है जो वो आप देख रहे हैं। आपकी पेट्रोल की प्राइस नीचे आई, आपकी जो डेली कमोडिटीज किचन में यूज होती हैं वो नीचे आई और सबसे अच्छी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम जाने दे रहे हैं और अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आए दिन आप देख रहे हैं, हम किसी सूरत जो है टेररिज्म को दोबारा सर नहीं उठाने दे रहे। यहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, आप बेहतर जानते हैं कि हमने ना सिर्फ सफारती लेवल पे मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए और अपनी स्ट्रॉन्ग फौज के जरिए हमने इंडिया को अपनी जगह पे काबू में रखा। तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का जो है वो मजर है। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने, मैं समझता हूँ कि अपनी ड्यूटियों से बढ़ के जो कि बॉर्डर के हट के जो कौम की सिक्योरिटी है, कौम की जो खुशियाँ हैं उनको वापस लाने में एक भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो बात मेरे लिए एक और बड़ी हैरानकुन है, एक और बात बड़ी हैरानकुन है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से पहले जो आर्मी चीफ आए थे उनमें से कोई भी इतना कुछ इतने कम वक्त में अचीव नहीं कर पाया। अपने पूरे टेन्योर में वो अचीव नहीं कर पाए जो जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल में कर दिखाया। ये बात बड़ी हैरानकुन है मेरे लिए। देखिए जनरल आसिम मुनीर खुद एक डिटरमिन्ड सफर चला रहे हैं। वो ये चीज़ जब ठान लेते हैं तो फिर उसको नहीं देखते कि जो है उसके क्या है, उनके असर क्या आएगा और चाहे उनके ऊपर खुद क्यों ना ज़ाती तौर पे क्रिटिक हो रही हो, लेकिन वो फिर जब कौम मुल्क का सोचते हैं तो फिर उसको करके रहते हैं। और इसके अलावा उनकी जो टीम है बेसिकली
मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, आपके कोर कमांडर्स, उनके पर्सनल स्टाफ अफसर्स, और जो स्पेशली जैसे जैसे आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो उसके वज़रा हैं, वो जिस तरह की पॉलिसीज जो है वो मिल के बैठ के बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी खतरात, तो हर तरह के खतरात जो हैं वो लाक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, उन दोनों में हमांगी, एक ही फोकस, एक ही बात कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, मायूसियों के बादल को उसको ख़त्म करना है, उम्मीद की नई किरण टूटनी है, और हम अपने जो यंगस्टर्स हैं जो कि 65% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको आगे लेके जाना है। अभी आप देखें, आप फ़लस्तीन के मसले के ऊपर भी आपने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हैं, पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसमें पाकिस्तान भरपूर एक आवाज़ बन के उभरा। और एक और कमाल चीज़ है ब्रिगेडियर साहब, ली गई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म ब्रिगेडियर साहब एक और कमाल चीज़ है हमारे सिपा सालार के बारे में, जो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी और हैरत अंगेज़ थी। वजह यह है कि जब भी हमारे मुल्क में ऐसे सियासी और माशी हालात आए हैं तो हमने मिलिट्री कूज और डिक्टेटरशिप्स देखे, लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस सब्र का मुजाहरा किया और जिस सब्र के साथ वो सिस्टम को आगे लेके चले, जमहूरियत का दिफा किया एक तरीके से और जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया, आई थिंक वो भी इंतहाई काबिल दीद है। वुड यू एग्री सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दो के चीफ आर्मी स्टाफ वांटेड के आपके मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए कि ताकि दहशतगर्द जो हैं, जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ, उनको एक स्पीडी जस्टिस जो है उनके खिलाफ किया जाए, ताकि आप जो है इस तरह के तमाम मनासर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपे है, उनको चैलेंज पेश कर रहे हैं, तो उनको आप कला कमा कर सकें। तो वो सुप्रीम कोर्ट उस बात को नहीं मानी है, लेकिन फिर भी वी वांटेड कि ऐसा हो। लेकिन आप देखें, आप कोई भी दहशतगर्द जो है वो उस तरह से खुल के नहीं जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ कर पा रहा, जहाँ जहाँ जो एक्शन करना होता है वो कर रहे होते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जो जमहूरियत की तसलसल है, आपके सामने है कि पीडीएम के बाद जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, उसने अपना भरपूर, उसके साथ भी पीडीएम के साथ भी उसी तरह चले थे, केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ भी उसी तरह भरपूर रिस्पांस हो रहा है। और अभी जो नई आने वाली गवर्नमेंट है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही एफसी के तहत जो किए गए फैसले उनको लेके आगे बढ़ा जाएगा। राइट सर। बेसिकली इस मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बेहतरी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन उम्मीद हम यही करेंगे कि जैसा ये पहला साल था हमारे सिपा सालार का, आने वाले कई ऐसे साल होंगे जिसमें पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।